हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शिक्षा सारथी में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग DC1 जो है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, DC1 जो कोर्स है उसकी हम पढ़ाई कर रहे थे। हमने उसके ब्लॉक 1 से शुरुआत की थी। उस बुक के ब्लॉक 1 से ब्लॉक 1 का हमने यूनिट 1 कर दिया, यूनिट 2 कर दिया। अभी हम ब्लॉक 1 का यूनिट 3 कर रहे हैं। यूनिट 3 का एक पार्ट का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है। यूनिट 3 है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, है ना, विकास के कारक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, तो मैंने एक उसका पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया। आज हम लोग उसके सेकंड पार्ट को करेंगे, यूनिट 3 के सेकंड पार्ट को, जिसका टाइटल है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है एक बड़ी सी चीज़ को आप टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर दें। इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप टुकड़े टुकड़े चीज़ वस्तुएं लेके उसे एक बड़ा चीज़ जोड़कर बना दें। ठीक है, तो ये मूल सिद्धांत है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि विकास जो है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ही उसूलों पे चलता है, उन्हीं के प्रिंसिपल्स पे चलता है। जैसे कि हम एक उदाहरण बोलते हैं कि जब माता के गर्भ में जो है एक जायगोट उत्पन्न होता है ना, जो भी रिलेशनशिप बना माता पिता के बीच में, उसके बाद जो है एक जायगोट बनता है। ठीक है, वो जायगोट फिर जायगोट में सेल होता है, वो सेल मल्टीप्लाई करने लगता है, गुना होने लगता है वो सेल का। ठीक है, और वह फिर जो है जो वो भ्रूण है वो बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है। ठीक है, और एक जैसे सेल्स में गुना करता जाता है, अपने आप को बहुत सारे सेल्स में बड़ा करता जाता है, गुना होता जाता है उसका सेल्स का। ठीक है, फिर जो है ये सेल्स में अलग अलग उसका कैरेक्टरिस्टिक आता है, उसके अलग अलग गुण आते हैं, और इस तरह अलग अलग सेल में जो गुण सब होता है उसकी मदद से क्या बनता है, टिश्यू बनता है ना, टिश्यू बनता है। उसके बाद नर्व्स बनते हैं, हड्डियाँ बनती हैं, खून बनता है। हाँ, इस तरह से होता है, पूरा एक बड़ा ऑर्गन बनता है, उसका एक स्पेशल काम होता है वो ऑर्गन का। ठीक है, इस तरह जो है माता के गर्भ में भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। पहले जो है माता पिता के संपर्क से वह भ्रूण बना, और फिर जो है भ्रूण में सेल मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, वो गुना होने लगता है। गुना होकर वह जो सेल है वह अपने आप को बढ़ाने लगता है, और वह जो है फिर वो सेल किस में बदलता है, कोशिका में बदल जाता है। कोशिका से नसें बनती हैं, हमारी नाड़ियाँ बनती हैं, हड्डियाँ बनती हैं, खून बनता है, कोई अलग अलग अंग बनते हैं, और फिर जो है अलग अलग अंग जो हैं या अलग अलग कोशिकाएं जो हैं एक दूसरे के साथ मिलके सहयोग करके कोऑर्डिनेट करके काम करती हैं, और फिर इस तरह बड़ा बड़ा सिस्टम हमारे बॉडी का बनता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, हजम करने का जो सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब रक्त इधर उधर बहने वाला जो सिस्टम होता है, रक्त वाहिनी जो होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वास लेने की जो सिस्टम है, वो सारा सिस्टम हमारे बॉडी में बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो जायगोट होता है, जो भ्रूण होता है, उसके एक जैसे ही जो सेल होते हैं, हाँ, उसके एक जैसे ही जो सेल होते हैं, या अणु कहेंगे, सबसे छोटे जो सेल होते हैं, वो अपने ही जैसे और नए सेल बहुत सारे बनाते हैं, और इस तरह अलग अलग कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, जो है उसके वो भ्रूण के अलग अलग सेल जो हैं वो फिर अलग अलग कोशिकाएं बनाते हैं। भ्रूण के अलग अलग सेल अलग अलग कोशिकाएं बनाते हैं, और इस तरह हमारी नाड़ियाँ, हड्डी और अलग अलग चीज़ें बनती हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये डिफरेंशिएशन है, कि एक जगह सेल सब है वह टूट टूट के अलग हो रहा है, अलग अलग कोशिकाएं बना के अलग अलग अंग बना रहे हैं, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि डिफरेंशिएशन में क्या है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। डिफरेंशिएशन है ये, इसका मतलब है कि सिंपल एक भ्रूण था, उससे कोशिकाएं अलग अलग होके एकदम कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बनाई हैं, है ना। तो साधारण चीज़ से जटिल चीज़, सरल चीज़ से जटिल चीज़ का बनना, साधारण थ्योरी से एक जटिल थ्योरी का बनना, इसी ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, साधारण चीज़ से साधारण सेल से जटिल अंगों का बनना, और साधारण बात से बड़ी बात का बनना, इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो विकास में हमने देखा कि एक जैसे जो सेल होते हैं वो गुना करके
बहुत ही जटिल क्या बनाते हैं, कोशिकाएं बनाते हैं। और हर एक कोशिका का अपना अलग अलग काम होता है। और जब सारी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं, सहयोग करती हैं और पूरा एक सिस्टम बनाती हैं, ठीक है, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी श्वास प्रकरण की सिस्टम हो, जो हो, तो उस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। इसका मतलब है, देखिए मैं फिर से बताती हूँ, जो भ्रूण है उसमें उसके जो सेल है वो अपने तरह के बहुत सारे सेल बना देते हैं, साधारण सेल बन गए। फिर वो सेल अलग अलग होके अलग अलग कोशिकाएं बनाती हैं और स्पेशल कोशिकाएं बनती हैं, अलग अलग तरह की कोशिकाएं बनती हैं। और फिर वो कोशिकाएं जो हैं, जटिल कोशिकाएं जो बनती हैं, उससे एक एक बॉडी के अंग बनते हैं, ठीक है, अलग अलग अंग बनते हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं। फिर ये अलग अलग अंग एक साथ मिलके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो यानी हमने देखा पहले डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, जब सरल सेल से जटिल कोशिकाएं बन रही है वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। और बाद में जब ये जटिल कोशिकाएं एक साथ मिलकर सिस्टम बना के कुछ काम कर रही हैं, जैसे श्वास प्रकरण के सिस्टम में हमारे फेफड़े है ना, हमारा हृदय, हमारी जो है हवा की नली, ये सब मिलके काम कर रहे हैं, सब मिलके एक दूसरे के सहयोग से, तब क्या हो जाता है, तब इंटीग्रेशन हो जाता है। तब ये सब जुड़ गए, पहले एक सेल से टूट टूट के अलग हुए, फिर सब जुड़ गए। तो पहले डिफ्रेंशिएशन हुआ, अब इंटीग्रेशन हुआ। इंटीग्रेशन का मतलब है कि अलग अलग पार्ट जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे ताकि एक बहुत ही जटिल सा स्ट्रक्चर बने। एक जटिल निर्माण करने के लिए बहुत सारे अलग अलग अंग मिलकर काम करेंगे और एक जटिल निर्माण करेंगे, ठीक है। क्या है, इसको हम अगर अलग तरीके से सोचें कि अलग अलग व्यवहार के पैटर्न होते हैं ना, अलग अलग हालात में अलग अलग तरह के व्यवहार होते हैं। सारे व्यवहार धीरे धीरे मिल के क्या करते हैं, एक जटिल व्यवहार मनुष्य का तैयार होता है, जिसे दूसरे को समझना मुश्किल होता है, ठीक है। अब है कि ये जो प्रिंसिपल है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, ये सारे विकास के सारे क्षेत्र में हम देख सकते हैं, ठीक है। पहले हम सामाजिक विकास की बात करें। पहले बच्चा जो है वो सभी के चेहरों को देख के मुस्कुराता है जब छोटा बच्चा होता है, क्योंकि वो अलग अलग लोगों को वो पहचान नहीं पाता है, वो उस वक्त मुस्कुराता है। कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद वह क्या करता है, अपनी माता का चेहरा को पहचानने लगता है और दूसरों के चेहरे को नहीं पहचानता है। तो उस समय वो माता का चेहरा देखकर हंसने लगता है। धीरे धीरे बच्चा अपने आसपास और भी लोग जो उसे गोद वगैरह में उठा रहे हैं, जो उससे बातें कर रहे हैं, उसको उनका भी चेहरा पहचानने लगता है, ठीक है। अपने भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, सबका चेहरा पहचानने लगता है। फिर उनको देखकर भी वह हंसता है, ठीक है। फिर वह अंतर करना सीखता है ना, डिफ्रेंशिएट करना सीखता है कि बाहर के लोग कैसे अलग हैं और घर के लोग जो मेरे साथ इंटरेक्ट करें वो अलग है। उनके चेहरों को वो डिफ्रेंशिएट करना सीखता है, अंतर करना सीखता है बाहर के लोगों के चेहरों में और घर के लोगों के चेहरे में, ठीक है। फिर वह ये भी अंतर जानता है कि जब उसकी माता उसे गोद में उठाती है, उसकी माता का जो बॉडी से जो स्मेल आता है उसे वो पहचानता है, और कोई और उसे गोद में उठाए तो वह जानता है कि ये उसकी माता नहीं है, ठीक है। फिर जो है वो क्या करता है, ये सब डिफ्रेंशिएशन हुआ, वो अंतर करना सीख जाता है। अब वो इंटीग्रेशन पार्ट पे आ जाता है। अब वो अपनी माता का चेहरा पहचान रहा है, माता की आवाज़ पहचान रहा है, माता की महक पहचान रहा है, माता के छुअन को पहचान रहा है। वो सारी चीज़ों को वो एक साथ मिला देता है और जान जाता है ये एक व्यक्ति है, ये पूरा व्यक्ति जो है जिसके ऐसे स्मेल है, ऐसे छुअन है, ये मेरी माता है, वो बच्चा जान पाता है। तो देखिए सामाजिक विकास में भी डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, बौद्धिक विकास होता है, उसमें भी डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। देखिए आपको अगर डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मुश्किल हो रही है तो मैं बोल देती हूँ, एक बूंदी लड्डू होता है, एक लड्डू है, उसके छोटे छोटे बूंदों का अगर हम अलग अलग कर दें, छोटे छोटे मोतियों को अलग अलग कर दें तो वह हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। और जब छोटे छोटे मोतियों को जोड़कर हम एक लड्डू बनाते तो वो इंटीग्रेशन है, समझ गया। अब आते हैं बौद्धिक विकास की ओर। बौद्धिक विकास में भी डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों होता है, ठीक है। पहले जो है वो बच्चा अंतर करना सीखता है, ज़्यादा या कम अंतर करना वह सीख पाता है धीरे धीरे, ठीक है। फिर धीरे धीरे यह उससे जो यह अंतर करना वो सीख पाता है कि क्या ज़्यादा है, क्या कम है, क्या बड़ा है, क्या छोटा है, ठीक है। यह अंतर करना जब वो सीख जाता है तब जाके वो नंबर का कॉन्सेप्ट को समझता है, तब उसे संख्या समझ में आती है। जब वो
पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता है, ये 3 पेंसिल है, ये 2 पेंसिल है, ऐसे सिखाया जाता है ना। उसके बाद वह गिनती करना सीखता है, 1 2 3। वो संख्या के कॉन्सेप्ट को समझ पाता है कि 2 नंबर संख्या ज़्यादा है, 3 नंबर संख्या उससे भी ज़्यादा है, तो संख्या के कॉन्सेप्ट को वो बाद में समझ पाता है। ठीक है, वो समझ पाता है 1 2 3 क्या होता है। फिर अब उसने अंतर करना सीखा, 1 2 3 को भी अलग अलग करना सीखा। फिर वह इन सब को एक साथ जोड़ देता है, इंटीग्रेशन कर देता है, और अब और भी जटिल प्रोसेस, जटिल प्रक्रियाएं वो सीख पाता है, जैसे कि जोड़ करना, घटाना, है ना, विभाजित करना, विभाजन करना, डिवीज़न करना और मल्टीप्लिकेशन करना, गुना करना। तो बच्चा इस तरह से सीख जाता है। इसी तरह जो है बच्चा जो है वह सीखता है कि कैसे चला जाए। ठीक है, जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वो पहले तो वह चलना सीखता है, फिर जब वो चलना सीखता है फिर वह अंतर कर पाता है कि अरे चलना अलग है, हाँ, कूदना अलग है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे कूद के जाना अलग है, दौड़ना अलग है, स्किपिंग करना अलग है। ठीक है, ये सब में वह अंतर करना सीख पाता है। जब बच्चा जो है चलना जब सीखता है तो वो बस खुशी से चलता है कि अरे वाह, मुझे बहुत खुशी हो रही, मैं चल पा रहा हूँ, दूसरे कई जगहों पे मैं चल पा रहा हूँ। फिर जब है वो चलना सीखता है, पहले तो खुशी से सिर्फ वह चलता है, फिर वह सोचता है नहीं, मैं एक सामान को उठा के दूसरी जगह पे रखूँगा, मैं चल चल के एक सामान को उठा के दूसरे जगह पे रखूँगा। ठीक है, यानी कि चलने के साथ उसने अब सामान को उठाने वाले काम को भी इंटीग्रेट कर दिया है ना, जोड़ दिया है कि हम चलते चलते एक सामान को उठा के दूसरी जगह पे रखेंगे। तो देख रहे हैं ना, जब बच्चे का विकास हो रहा है तो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल पीरियड्स की, हाँ, नाजुक समय के, नाजुक समयों की बात हम करेंगे, क्रिटिकल पीरियड्स की। ठीक है, तो बच्चे के जीवन में कई ऐसे समय आते हैं, है ना, एक टाइम पीरियड आता है जो कि उसके विकास के लिए और उसके सीखने के लिए बहुत ही नाजुक है और बहुत ही ज़रूरी है, उसके विकास के लिए और उसको नई बातें सीखने के लिए। ठीक है, ये जब पीरियड होता है, ये जब समय चलता है उसके जीवन में, उसमें बच्चे को फेवरेबल एक्सपीरियंसेस होते हैं, मतलब ऐसे अनुभव होते हैं जो उसके बहुत काम आते हैं, अच्छे अनुभव होते हैं जो उसे सीखने में मदद करते हैं और इस तरह उसका विकास तेज़ी से होता है। ठीक है, अगर ये जो समय है, देखिए हम लोग भी जानते हैं बच्चे छोटे एज में ही जल्दी जल्दी सीखते हैं, तो वो जब उसको सीखने की उम्र है, समय है, उस समय अगर उसको जो अनुभव हो रहे हैं वो बुरे अनुभव हो रहे हैं जो कि उसके सीखने की क्षमता में असर डाल रहे हैं, तो उस समय उसका विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, विकास पे डैमेज होगा। ठीक है, उसमें डैमेज हो गया है, नुकसान हो चुका है उसके विकास में, क्योंकि उससे जो अनुभव हो रहे हैं वो बहुत ही बुरे अनुभव हो रहे हैं और इस तरह के अनुभव हो रहे हैं जिसे हम वापस पलट नहीं सकते हैं। उससे ख़राब बुरे अनुभव हो रहे हैं जो उसके विकास को रोक रहे हैं। मान लीजिए बच्चा बढ़ रहा है लंबाई में, उससे उस वक्त अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा पोषक खाना मिलना चाहिए ताकि वो तेज़ी से बढ़े, पर उस समय वो थका थका महसूस कर रहा है कि उसे खाना नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा, ये उसके लिए एक बुरा अनुभव है कि उसे उस उम्र में थका थका महसूस हो रहा है, तो उससे उसका मानसिक विकास भी नहीं बढ़ेगा और उसे हम बदल नहीं सकते हैं, है ना। उस वक्त ही उसका ब्रेन का बढ़ने का समय है और फिर वो हम बाद में ब्रेन को नहीं बढ़ा पाएंगे, तो ये इरिवर्सिबल है। मतलब ये जो बुरे अनुभव उसे हुए हैं उसके कारण उसके विकास में जो नुकसान हुआ है उसे हम पलट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे समय जब बच्चा जो है अपने आसपास के वातावरण से बहुत सेंसिटिव है ना, आसपास का वातावरण उस पर बहुत असर डाल रहा है, चाहे तो अच्छा असर डाल रहा है या बुरा असर डाल रहा है, वातावरण पे डिपेंड करता है, तो ऐसे समय को हम लोग कहेंगे क्रिटिकल पीरियड और सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। ठीक है, वह ऐसा समय है उसके जीवन में, बच्चे के समय में, जब उसके आसपास का वातावरण सबसे ज़्यादा असर डाल रहा है उसके विकास में। बच्चे के विकास में आसपास का वातावरण सबसे ज़्यादा असर जिस समय में डाल रहा है वो ही समय उसके जीवन का क्रिटिकल पीरियड कहलाएगा। इस पीरियड में जो है टिपिकल अनुभव उसे होते हैं जो कि बच्चे को बहुत ही, बच्चे के विकास में इफ़ेक्ट डालते हैं, असर डालते हैं, एकदम अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं जो बच्चे के विकास में असर डालते हैं। वो ही तरह के अनुभव अगर अलग समय में होंगे, जब विकास मान लीजिए पूरा हो चुका है, उस समय उस तरह के अनुभव होंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर विकास के समय में जब ये सब अनुभव होंगे
अच्छे या बुरे, तो वह उस पर बहुत असर डालेगा। अच्छा, अब ऐसे समय को, उसके जीवन को हम लोग क्रिटिकल उसके विकास के लिए इसके लिए कहते हैं क्योंकि वह वो समय होता है जब बच्चा तैयार है कुछ नई बात सीखने के लिए। बच्चा पूरी तरह से तैयार है, उसका दिमाग खुला हुआ है, वह नई चीज़ें सीखने के लिए, नई क्षमताओं का विकास करने के लिए वो उसका दिमाग खुला हुआ है, बच्चा पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, बच्चा बोलना कब सीखता है? उदाहरण में हम देखते हैं कि बच्चा बोलना तभी सीखता है जब वह अपने जीभ के, अपने होठों के और अपने गले का जो वोकल कॉर्ड्स होता है, ठीक है, गले में जो बोलने के यंत्र होते हैं, उन सब का मूवमेंट करना बच्चा अच्छे से सीख जाता है और उसका ब्रेन भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, तब जाके बच्चा बोलना शुरू करता है। ठीक है, उसके जीभ, उसके होठ, उसके बोलने वाले जो यंत्र हैं गले में और उसका दिमाग, इन सब का डेवलपमेंट ठीक से होता है तो बच्चा बोलना शुरू करता है। यही वो समय है, शरीर के तरफ से हम देखेंगे तो, कि शारीरिक विकास इस तरह से हो गया उस समय कि बच्चा अब बोलने को तैयार है। ठीक है, ये जो शारीरिक विकास उसका हुआ है, तैयारी जो हुई है, उसे हम कहेंगे मैच्योरेशन, कि बच्चा बोलने के लिए अब मैच्योर हो चुका है ना। जैसे कि एक पौधा इतना बड़ा हो गया है कि अब उसमें फल आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? पौधा वयस्क हो गया है या पौधा मैच्योर हो गया है, अब उसमें फल आने चाहिए। उसी तरह बच्चे का शरीर इस तरीके से विकसित हो चुका है कि अब उसे बातें करनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ पर अब शरीर के विकास से क्या बच्चा बातें कर पाएगा? नहीं, शरीर के विकास के अलावा भी बच्चे को जो है वो भाषा जो वो बोलेगा वो उसके आसपास उसे सुनाई देना चाहिए। ठीक है, ताकि वह बोल सके, वह सुनेगा अपने आसपास के लोगों को वह भाषा बोलते हुए, तब जाके वह उसका ब्रेन कैच करेगा और वह बोल पाएगा। ठीक है, इसीलिए जो है कि बच्चे को बोलना सिखाने के लिए यह ज़रूरी है कि उसका शरीर बायोलॉजिकली विकास हो जाए। शरीर का तो विकास हो ही उस तरीके से, साथ ही साथ उसे अवसर भी मिले कि उसके आसपास वह भाषा वह सुन रहा है ताकि वह बोल सके। देखिए, इसका एक उदाहरण मैं बोलती हूँ। हमने देखा है कि मेट्रो सिटी में एक माता पिता थे, वह दोनों ही नौकरी के लिए सुबह से शाम तक घर से बाहर रहते थे। उस समय उन्होंने अपनी एक कामवाली को रखा था बच्चे को देखभाल करने के लिए। कामवाली जो है वो बच्चे से बातें ही नहीं करती थी, बस उसे ज़बरदस्ती ठूस के खाना खिला दिया। बच्चा अगर रो रहा है मार पीट के खाना खिला दिया, उससे बातें नहीं करती, अपने काम में व्यस्त होगी, अपना मोबाइल देखती रहती हैं और बच्चे को मार पीट के डर से बच्चा खा लेता था। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है बच्चे में डर भर गया और वह जो है वो ठीक से बोलना सीख ही नहीं पाया, क्योंकि वो अपने आसपास लोगों को बोलते सुन ही नहीं पाया, तो बच्चा बोलना सीख ही नहीं पाया। अब वो बच्चा जो है वह हो चुका है, मतलब कि वह 15 साल, क्या अब तो वह 17 साल का हो चुका है, अभी भी उसके मुंह से बोली ठीक नहीं निकल रही, वह अभी भी तुतला रहा है ना। तो यानी कि जब उसका शरीर बायोलॉजिकली तैयार हो चुका था बोलने के लिए, उसने आसपास अपने वो भाषा सुनी नहीं, साथ ही उसको इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिला, संवेदनात्मक सपोर्ट भी उसको नहीं मिला कि वह भाषा बोल सके अच्छी तरीके से। ठीक है, इसीलिए बच्चे को अवसर भी मिलना चाहिए कि वह भाषा सुने और बोले, साथ ही साथ उसका शारीरिक विकास भी उस तरीके से हो जाना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब बच्चा 12 महीने का हो जाता है तब जाके वह अपना पहला अक्षर बोल पाता है। हाँ, इसके पहले बच्चा समझता है, माता जो उसे बातें करती है उसे बच्चा समझता है। हाँ, भले ही वह बोल नहीं पाता है। हाँ, और कितना भी उस समय माता कोशिश करे बच्चे को बोलने के लिए, बोलो बोलो, बच्चा उस वक्त नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि है उस समय तक उसका शरीर उस तरीके से तैयार नहीं हुआ है, उसके बोलने के यंत्र अच्छे से तैयार नहीं हुए हैं कि वह बोल पाएगा। ठीक है, 12 महीने की उम्र के पहले बच्चा बोल नहीं पाएगा क्योंकि उसका शरीर तैयार नहीं हुआ है, साथ ही साथ उसकी माता कितनी भी कोशिश करे वो नहीं बोल पाएगा। ऑल्दो वो सारी बातें समझ रहा है, इशारे से माता बोलेंगी तो वह सब समझ रहा है। ठीक है, पर इस समय भी उसे ऐसे अवसर मिलने चाहिए कि वह सुने वो भाषा और वह प्रैक्टिस करे, वह कोशिश करे उस भाषा को बोलने का, ये ज़रूरी है। ठीक है, और अगर उसको ऐसे अवसर नहीं मिले तो भी तब क्या होगा कि ऑल्दो उसका शारीरिक विकास तो हो चुका है उस तरीके का, पर अब वह बोल नहीं सकता है, अभी भी वह बोल नहीं पाएगा अगर उसे अवसर नहीं मिलेंगे वह भाषा सुनने को और बोलने का।
जैसे कि आप एक डेफ बच्चे के बारे में सोच लीजिए, एक बच्चा जो बहरा है, जो बच्चा बहरा है, क्या उसका एक बच्चा जो बहरा है, क्या उसके बोलने के यंत्र मजबूत नहीं हुए हैं उसके गले में? नहीं, उसके बोलने के यंत्र तो मजबूत हो गए हैं, पर वह बच्चा बहरा है तो वह भाषा सुन ही नहीं पा रहा है अपने आसपास। वह भाषा सुनेगा तब तो वह उसको बोलेगा, है ना। तो वह भाषा वह सुन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो जो बच्चा सुन नहीं सकता वह बात भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो बच्चा जो है जो सुन नहीं सकता है या जिसे बहुत कम सुनाई दे रहा है, उसके जीवन के शुरुआती समय में ही, जब वह छोटा है, उसके बचपन में ही, तो वह बोलना सीख ही नहीं पाता है। हाँ, उसके बाद भी वह बोलना नहीं सीख पाता है। तो उस समय उसको एफर्ट हम लोग को क्या करना चाहिए कि वह भाषा पहले सुने। इसलिए बच्चों को, जो बच्चे कम सुनते हैं, उनके कान में एक यंत्र लगाया जाता है, एक तार के थ्रू, ताकि वह भाषा उसको सुनाई दे अच्छे से, है ना। तो उसमें हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि वह बच्चा वह भाषा सुने। हाँ, वो कान में उसे यंत्र लगाया जाए जो बच्चा के कान खराब है, ताकि वह भाषा सुने, तब जाके वह बोल पाएगा, ठीक है। यह देखा गया है कि बच्चों में एक ये कैपेबिलिटी होता है, एक क्षमता होता है कि वह अलग अलग ध्वनि को वह पहचान पाता है, ठीक है। और वह अलग अलग ध्वनि को पहचान पाता है, इसीलिए वह अपने बचपन में, आरंभिक बचपन में ही वह भाषा सीख जाता है। छोटे अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही वह भाषा बोलना सीख जाता है। यानी कि जो बच्चे का जन्म के बाद का 2-3 साल जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही नाजुक है कि वह भाषा सीखे। भाषा सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट समय वही है और नाजुक भी है, ठीक है। तो आपने यह देखा होगा, आप यह समझ गए कि जो है नाजुक समय वह होता है, क्रिटिकल पीरियड वह होता है जब बच्चा जो है मैच्योर हो चुका है, हाँ, वयस्क हो चुका है इतना कि वह कोई नई क्षमता को ले सके। उसके शारीरिक रूप से भी वयस्क हुआ है, मानसिक रूप से भी वयस्क हुआ है, ठीक है। इस समय बच्चे को अच्छे अनुभव होने चाहिए जो कि उसको मदद करेगा उस क्षमता को अपनाने में, ठीक है। अब जब क्रिटिकल पीरियड का टाइम पार हो गया, मान लीजिए बच्चा 6 साल का हो चुका है या 5 साल का, उसके बाद आप उसे ऐसे अनुभव दे रहे हैं, उसके आसपास बहुत सारे लोग रहने लगे जो बातें कर रहे हैं, अब बच्चे को बातें करने में मुश्किल होगी, क्योंकि जब उसका सीखने का समय था, जब उसका शरीर तैयार था बिल्कुल सीखने के लिए, उस समय उसे सीखने के मौके नहीं मिले। अब भी वो सीखेगा, पर बहुत धीरे धीरे से सीखेगा और बहुत उसको मुश्किल होगी, ठीक है। इसी तरह बोलते हैं जो प्री नेटल पीरियड होता है कि जब बच्चे ने जन्म नहीं लिया है, माता के वह गर्भ में ही है, उस समय भी क्रिटिकल पीरियड होता है, ठीक है। यह देखा गया है कि गर्भ धारण के शुरू के 3 महीने में बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही नाजुक समय होता है सारे बॉडी सिस्टम्स के लिए, बच्चे के लिए। हाँ, क्योंकि बच्चों के अंगों का विकास उस समय हो रहा है, भ्रूण का विकास हो रहा है, और उस समय के शुरुआती प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने जो हैं, गर्भधारण के बाद के शुरू के 3 महीने, वो बहुत ही नाजुक होते हैं। उस समय माता को के आसपास ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए जो माता के शरीर को नुकसान पहुंचाए। हाँ, क्योंकि इन शुरुआत के 3 महीनों में अगर माता के आसपास नुकसानदेह वातावरण होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बच्चे के विकास में डिफेक्ट उत्पन्न करेगा, नुकसान करेगा बच्चे के विकास में। जैसे कि बोला जाता है ना, माता को बोला जाता है कि जो माता गर्भधारण की है उन्हें अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, है ना, शराब नहीं पीनी चाहिए शुरुआत के 3 महीनों में, उनके आसपास प्रदूषण ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उन्हें खुश रहना चाहिए, उसमें उनको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, है ना, ऐसा बोला जाता है। तो यह बहुत ही ज़रूरी है कि उसमें नुकसानदेह वातावरण में, नहीं तो वह बच्चे पे भ्रूण पे असर डालता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं उस समय जो है वो भ्रूण का बड़ी तेज़ी से विकास हो रहा होता है, ठीक है, अच्छी तरह से उसका दिमाग का और शरीर का भी विकास हो रहा होता है। इस समय क्या हो रहा होता है, सेल डिफ्रेंशिएशन हो रहा होता है, सेल गुना हो के अलग अलग टुकड़ों में बदल रहा होता है, टिश्यू स्पेशलाइजेशन हो रहा होता है, माने कोशिका अपना स्पेशल काम करने के लिए अलग अलग जगहों पे कोशिका का विकास हो रहा होता है, ठीक है, और अंग बनने उस समय शुरू होते हैं, ठीक है। तो यानी कि उस समय जो है अगर माता के आसपास नुकसानदेह वातावरण होगा,
जो माता के शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बुरा असर क्या होगा? उसी अजन्मे बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा बुरा असर उसी समय होगा। ठीक है। अब है कि इसके बाद के जो 3 महीने हैं उस समय जो है वह जो भ्रूण है अभी वह जो है वातावरण अब उस पर इतना असर अभी नहीं डालता है। शुरू के 3 महीने जब बीत गया उसके बाद भ्रूण इतना एक्सपोज नहीं है, इतना वल्नरेबल नहीं है कि उसके सामने पूरा एक्सपोज होके वो उस समय नहीं है। वातावरण उस समय उस पर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है। जब वो शुरू के 3 महीने पार होगा उसके बीच के 3 महीने में उस समय उस पर नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। एग्जाम्पल देखती हूँ, एक उदाहरण कि एक बीमारी होती है जर्मन मीजल्स हम जिसे कहते हैं। ठीक है। तो जब माता के गर्भ में वह बच्चा है और उसी समय अगर माता को ये जर्मन मीजल्स बीमारी हो जाए तो बच्चे की आंखें जा सकती हैं, है ना, अंधा हो जन्म हो सकता है, बहरा जन्म हो सकता है, उसके हार्ट डिफेक्ट्स हो सकता है, उसके हृदय का विकास ठीक से नहीं हुआ होगा, उसका ब्रेन डैमेज होगा, दिमाग मस्तिष्क में डैमेज हो सकता है, या लिम्ब डिफॉर्मिटी यानी उसके हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वो क्या डिपेंड कर रहा है कि माता को किस समय वह बीमारी हो गई है, शुरू के 3 महीनों में हुई है कि बाद के 3 महीनों में हुई है। अगर शुरू के 3 महीनों में हुई है तो वो बहुत ही डैमेज डालेगा भ्रूण को। ठीक है। वो जर्मन मीजल्स बीमारी अगर हो गई है, ठीक है, यानी शुरू के 3 महीनों में गर्भ धारण करने के बाद शुरू के 3 महीनों में सबसे ज़्यादा डैमेज हो सकता है। ठीक है। और जो है अब वही बीमारी अगर माता को आखिरी के 3 महीनों में हो या बीच के 3 महीनों में, तब इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा भ्रूण को। ठीक है। तो यानी कि कहना चाह रही हूँ मैं कि बच्चे जन्म होने के पहले भी उसका नाजुक समय होता है, क्रिटिकल पीरियड होता है, जब उसको बुरे हालात मिलते हैं अपने आसपास। ठीक है। उस समय भी उसका नाजुक समय होता है। इसी तरह अगर हम बोलेंगे यह जो नाजुक समय या क्रिटिकल पीरियड है वो इमोशनल डेवलपमेंट में, संवेदनात्मक विकास में भी वह होता है। सोशल सामाजिक विकास और संवेदनात्मक विकास जो होगा, संवेदना का जो विकास होगा, उस समय भी यह नाजुक पीरियड रहते हैं बच्चे के जीवन में। ठीक है। जो छोटा शिशु जन्म लिया उसका पहला रिलेशन किसके साथ होगा? पहला रिश्ता वो किससे बनाता है? जो केयर गिवर है, जो उसकी देखभाल कर रहा है, जो कि ज़्यादातर केसेस में उसकी माँ होती है। शुरू के 6 महीने में वो अपनी माता के साथ ही रिश्ता बनाता है। ठीक है। तो ये रिसर्च किया गया और यह पाया गया है कि बच्चा माता के साथ अच्छा रिश्ता तभी बना पाएगा अगर जो उसकी देखभाल कर रही है, जो देखभाल कर रहा है उसके साथ बच्चा रिश्ता तभी अच्छे से बना पाएगा अगर वह देखभाल करने वाला बहुत ही प्यार करने वाला हो और अच्छे से लालन पालन करने वाला हो। ठीक है। अगर वह प्यार करने वाला नहीं हो, लालन पालन अच्छे से करने वाला नहीं हो, तो बच्चा रिश्ता शैशव काल में भी उसके साथ नहीं बना पाएगा। ठीक है। तो शुरू के 6 महीने में जो बच्चे जो हैं अपनी देखभाल करने वाले के साथ इमोशनल रिश्ता नहीं बना सकते, संवेदना का रिश्ता नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो देखभाल करने वाला उससे अच्छे से प्यार नहीं कर रहा है, तब जो है वैसे बच्चे परेशानी दिखाते हैं, है ना। आगे चल के आप देखेंगे वो रोते रहते हैं, अक्सर रोते ही रहेंगे, मतलब उनमें परेशानी एक आ जाती है। ठीक है। वो अक्सर रोते रहेंगे, आप देखेंगे काफ़ी डरे हुए से रहते हैं। हाँ। और उनके आसपास के लोग अगर उनसे बातें करें तो उनको वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, जवाब नहीं देते हैं, और सामाजिक कांटेक्ट होने से अपने आप को बचाते हैं, समाज में जाना नहीं चाहते हैं ऐसे बच्चे। क्यों? क्योंकि शुरू में ही वो जो भावनात्मक संबंध उसका अपने देखभाल करने वाले से होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया, क्योंकि देखभाल करने वाले ने उसे प्यार से किया नहीं अच्छी तरीके से। ठीक है। और अगर ऐसा ही बच्चे को नेग्लेक्ट करते रहेंगे, बच्चे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते रहेंगे, ऐसा ही चलता रहेगा, तब उसको अपने जीवन में दूसरे लोगों के साथ पूरा स्ट्रॉन्ग संबंध बनाने में बहुत ही मुश्किल होगी। अपने आगे के जीवन में भी वो दूसरे लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग संबंध नहीं बना पाएगा। इसी का मतलब है कि शैशव काल का जो शुरू का 6 महीना है बच्चे के जन्म के बाद, वो उसके सामाजिक विकास के लिए बहुत ही नाजुक समय है, क्रिटिकल पीरियड है। ठीक है। तब अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो भी क्रिटिकल पीरियड होता है वो बिल्कुल सही समय होता है बच्चे को सीखने का, है ना, कि बच्चा कुछ नया बात सीखे, वो बिल्कुल सही समय होता है।
पर है कि सिर्फ वो ही समय नहीं होता है सीखने का, बच्चा आगे चल के भी सीख पाता है, पर बिल्कुल सही समय सीखने का वही होता है। ठीक है, जो है बच्चा जो है क्रिटिकल पीरियड पूरा होने के बाद भी सीख सकता है, पर काफ़ी मुश्किल से वह सीखेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर केस है जिसमें 6.5 साल की एक बच्ची है, उसको उसकी माता के साथ अलग कर दिया गया है। ठीक है, 6.5 साल की बच्ची है जिसकी माता बोल नहीं सकती है, गूंगी माता है। ठीक है, और जब से वो 6.5 साल की मतलब वह बच्ची ने जन्म लिया जब से, तब से उसकी गूंगी माता से उसे दूर कर दिया गया। ठीक है, उसे अलग रख दिया गया। तो है कि अब वह बच्ची नहीं बोल सकती है, बच्ची नहीं बोल पा रही थी। उसके बाद फिर उसे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसे क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए, उसे सिखाया गया। धीरे धीरे उस बच्ची ने बोलना सीखा, क्योंकि वो माता के साथ संबंध बना ही नहीं पाई, भावनात्मक संबंध, उसे माता से अलग कर दिया गया था। धीरे धीरे उसने बोलना सीखा और 14 साल की उम्र में आने के बाद वह नॉर्मल हो गई। ठीक है, तो यानी कि अभी रिसर्च में यह पता चला है कि जब तक एक बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है, प्यूबर्टी गेन करता है, मतलब बच्चे में जो मैच्योरिटी आती है, जब तक वयस्क जब तक हल्का सा नहीं होता है, तब तक ब्रेन के पास यह ताकत होती है कि वह भाषा को सीख सके। ठीक है, नई भाषा को वह सीख सके। जब तक कि बच्चा किशोरावस्था में नहीं पहुंचता है, तब तक दिमाग, मस्तिष्क जो है नई भाषा सीख सकता है। यह रिसर्च में पता चला है। इसीलिए वह बच्ची जो 6.5 साल की थी, उसे सिखाते सिखाते वो 14 साल की उम्र की जब पहुंची, जब किशोरावस्था में पहुंची, तब जाके वह बोलना सीख चुकी थी उस समय तक। ठीक है, तो है बच्चे को जो बुरे अनुभव हुए हैं, बुरे भावनात्मक अनुभव हुए हैं, उनसे भी बच्चा रिकवर करता है। ठीक है, जो इस बच्चे को मान लीजिए शुरू के जन्म के बाद शुरू के 6 महीने में उसे केयर गिवर से प्यार नहीं मिला, उससे वह भावनात्मक संबंध नहीं बना पाया। ठीक है, उससे भी वह रिकवर कर पाता है। जब उससे अगर बाद में प्यार मिलने लगे तो वह ठीक हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, रिकवर वह कर जाता है। ज़्यादातर उसके जो वो सिम्टम्स होते हैं कि जो वो डिस्ट्रेस दिखा रहा होता है कि वो रोता रहता है, डरा हुआ रहता है, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं जब वह दूसरों के साथ अच्छा संबंध धीरे धीरे संबंध बनाना सीख सकता है, जब वह बच्चे को किसी और के साथ भावनात्मक संबंध धीरे धीरे बन जाता है। ठीक है, तो ये ना हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा, और ये नाजुक समय भी, क्रिटिकल पीरियड भी हमने पढ़ लिया है। तो हम लोग का ये पार्ट 2 आज कंप्लीट हो गया है। जल्दी हम लोग पार्ट 3 में मिलेंगे, और पार्ट 3 करने के बाद ये यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट, कि विकास पे क्या चीज़ें असर डालती हैं, किन चीज़ों का असर होता है। आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है। व्यूज़ से भी मुझे पता चल रहा है कि हाँ, बहुत लोग देख रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है। आप लोग को अगर मेरा वीडियो और भी पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करेंगे और वो लाइक बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास तुरंत सूचना पहुंच जाएगी। जैसे ही मैं नया वीडियो बनाऊंगी, आपके पास सूचना पहुंच जाएगी कि मैंने नया वीडियो अपलोड किया है, और आप फटाफट उसे देख सकेंगे। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि आप जो है मेरे वीडियोस को सुनेंगे, उसके बाद जब आप अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे, जो पुस्तकें आपको इग्नू भेजता है उसे आप पढ़ेंगे जब, तब आपको ये सब कुछ पूरा क्लियर होने लगेगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो जल्दी हम नए वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।